हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनोमय स्टडी चैनल पे। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ा था पाषाण काल को, और पाषाण काल को जो विभिन्न भागों में हमने बांटा था उसके अंतर्गत हमने सबसे जो पहला पढ़ा था वो पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल थे उनको कंपेयर करते हुए पढ़ा था। तो आज का जो वीडियो है हमारा उससे बढ़ता हुआ है मध्य पाषाण काल। तो लेकिन दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मध्य जो उच्च पूरा पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल, तो उसकी जो टाइम पीरियड है अर्थात समय अवधि है वो 50,000 BC से लेकर 40,000 BC है। लेकिन मिस्टेक से वहाँ पर 4,000 BC रह गया था, तो आप उसको सुधार करके उसका टाइम पीरियड 50,000 BC से लेकर के 40,000 BC कर लीजिएगा। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल, तो अगर मध्य पाषाण काल की मानवों की तुलना पूरा पाषाण काल के मानवों से करें तो यहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिलते हैं। हालांकि अधिकांशतः अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह अभी भी शिकार वर्ग ही था, शिकार पर ही निर्भर था, यायावर एवं खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने प्राप्त की थी वो क्या था, तो इन्होंने आग का व्यापक प्रयोग करना सीख लिया था, और इसके अलावा ये धीरे धीरे पशुओं को अपने सहचर के रूप में उनको पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो जो दो मूलभूत विशेषताएं हैं मध्य पाषाण काल की, वो है एक तो पशुपालन का प्रयोग धीरे धीरे करके प्रारंभ हो गया था, और जो दूसरी विशेषता थी वो थी आग का व्यापक प्रयोग। इसके अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, तो हम उन विशेषताओं को देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं थी आज इस वीडियो के माध्यम से, और उनको याद भी कर लेंगे। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हमारा पाषाण काल है, और पाषाण काल के अंतर्गत पहले वीडियो में हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, और यह है हमारा दूसरा मध्य पाषाण काल अर्थात मीसोलिथिक एज। तो सबसे पहले अगर मध्य पाषाण काल नाम आते ही इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है संक्रमण काल, अर्थात इसको संक्रमण काल की संज्ञा भी दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो मध्य पाषाण काल है तो इसमें से ना तो पूरी तरह से पूरा पाषाण काल की जो विशिष्टताएं हैं वो त्यागी गई हैं, और ना ही पूर्ण रूप से देखा जाए तो नव पाषाण काल की जो विशिष्टताएं हैं उनको अपनाई गई हैं। अर्थात कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल की और कुछ विशेषताएं पूरा पाषाण काल की सम्मिलित रूप से इसमें देखने को मिलती हैं, और यही कारण है कि इसको हम संक्रमण का काल कहते हैं, अर्थात दोनों की कुछ विशेषताएं मिलती हैं। अगर इसका टाइम पीरियड का बात करें तो इसका टाइम पीरियड 10,000 से लेकर के 8,000 BC तक माना गया है। इसमें अगर जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि रहती है वो क्या रहता है कि आग का प्रयोग, यहाँ के मानवों द्वारा आग का प्रयोग सबसे बड़ी प्रसिद्धि के रूप में रहती है। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। और इसका साक्ष्य हमें सराय नहर और महदाह से मिलते हैं। अर्थात ऐसा क्यों माना गया? जो साक्ष्य मिले हैं सराय नहर और महदाह यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है, तो वहाँ पर ऐसा देखा गया कि जो वहाँ पर गर्त चूल्हे मिले हैं उनमें से जले हुए हड्डियों के साक्ष्य है। अर्थात ये धीरे धीरे आग का प्रयोग मांस को पका करके खाने में, समाधियों को जला करके उनको समाधि बनाने में, लाशों को जला करके समाधि के रूप में बनाने में, तो इस प्रकार इन्होंने आग का व्यापक प्रयोग करना सीख लिया था। और इसका हमें कहाँ से मिलता है? दो साक्ष्य, तो सराय नहर और महदाह। इसके अलावा दमदमा से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है पशुपालन की शुरुआत, और इसका साक्ष्य की बात करें तो आदमगढ़ और बागौर, जो कि आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, और बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में। तो पशुपालन की शुरुआत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो हमें मिलता है आदमगढ़ और बागौर से। ऐसा इसलिए साक्ष्य क्योंकि जो वहाँ पे नरकंकाल मिले हैं, तो नरकंकाल के साथ पशुओं की भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि पशु इनके सहपाठी रहे होंगे या सहचर के रूप में इनकी रक्षा करते होंगे। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे पशुपालन की तरफ विकसित हो रहे थे, पशुपालन को अपना आधार बनाना प्रारंभ किया था। हालांकि पशुपालन विशेष तौर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं था। ऐसा नहीं था कि पशुओं से खेती करवाया जा रहा था या यातायात के रूप में प्रयोग हो रहा था। केवल प्रारंभिक पशुपालन की शुरुआत अगर पूछा जाए तो वो हमें मध्य पाषाण काल से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कृषि का ज्ञान अभी भी नहीं था। तो कृषि का ज्ञान नहीं था तो पशुपालन का, पशुओं का उपयोग कृषि में किस तौर पर लगाते हैं आप समझ सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर कृषि का ज्ञान अभी भी नहीं था। ये अभी भी आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक से तात्पर्य यह है
कि वे उन स्थानों पर जाते थे जहाँ पर पशुओं की अधिकता होती थी, जहाँ पर कंदमूल फल फूल रहते थे। यहाँ मतलब ये एक प्रकार से यायावर ज़िंदगी, एक खाना बदोश की ज़िंदगी जीते थे, जिसमें जहाँ पर जंतुओं की संख्या विशेष रहती थी वहाँ पर ये जाते थे और उनको मार करके खाते थे। जैसे ही उनकी संख्या वहाँ घटने लगती थी तो वो वहाँ से अपना स्थान बदल करके कहीं और खाना बदोश ज़िंदगी जीने के लिए अग्रसर रूप में आगे बढ़ जाते थे। तो इस प्रकार अगर यहाँ पर देखें तो इसको एक संक्रमण का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं हमने उसको समझा। इसका टाइम पीरियड देखें तो 10,000 से 8,000 BC जो व्यापक आग का प्रयोग करना है यहाँ पर उन्होंने सीख लिया। इसके अलावा पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है और कृषि का ज्ञान अभी भी नहीं था, अर्थात मध्य पाषाण काल में भी ये आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वह यह है कि अंत्येष्टि से ये परिचित हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कि जो नर कंकाल मिले हैं तो ये 3 प्रकार से आंशिक समाधान, पूर्णतः समाधान ऐसे करके और कलश समाधान 3 प्रकार से समाधान करते थे। अर्थात छिछले स्थान पर शवों को गाड़ते थे, अर्थात जमीन को थोड़ा सा खोद करके उसमें लाश को डालते थे, तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम आंशिक समाधान। जो पूर्णतः मतलब काफ़ी गहराई में लाशों को दफनाते थे तो उसको पूर्णतः समाधान, एवं जो बच्चे रहते थे उनको जलाने के बाद उनकी हड्डियों को कलश में डाल करके उनको दफना देते थे, तो उनको कलश समाधान बोलते थे। तो ऐसा देखने को मिला है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं जो यहाँ सराय नहर और महदाहा से साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ पर जो समाधान मिले हैं या जो कब्रें मिले हैं तो उनसे अंत्येष्टि से परिचित होते थे। और इन अंत्येष्टि में इनके साथ कब्रों में लाशों के साथ ये खाद्य सामग्री या उसके अलावा जो आप ये देखें तो जो औजार थे, जो कुछ भी जानवर थे उनको रखा जाता था। तो उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह लोकोत्तर जीवन में विश्वास की धारणा कहाँ से पनपी थी। तो मध्य पाषाणकालीन मानवों ने सबसे पहले लोकोत्तर जीवन में विश्वास की धारणा का प्रादुर्भाव किया था। तो ये तो हमारा मोटा एक बेसिक था, एक कहानी था, जो एक कंसेप्ट था वो यहाँ से क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं मध्य पाषाणकालीन कुछ अन्य विशेषताओं को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से। तो अगर देखा जाए तो हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि जैसे ही जब पूरा पाषाण काल पढ़ रहे थे तो हम देखे थे कि जैसे ही उच्च पूरा पाषाण काल की समाप्ति होती है तो हिमयुग का वहाँ पर धीरे धीरे वो हिमयुग समाप्त होने लगता है और वहाँ से क्या होता है कि पृथ्वी की तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, अर्थात तापमान बढ़ने लगता है और वहीं पर होमोसेपियंस मानव की उद्भव हो जाती है। तो यहीं पर मैंने लिखा है कि उच्च पूरा पाषाण काल में हिमयुग की समाप्ति के बाद पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। जब तापमान में बढ़ोतरी होती है तो गर्मी बढ़ता है, सूखा बढ़ता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, परिस्थितिकी परिवर्तन होता है और इस प्रकार इन परिवर्तनों के आधार पर नए प्रकार के जीव जंतु एवं कुछ नए प्रकार के वनस्पति वर्ग का उदय होना प्रारंभ होता है। और जो ये नए वर्ग का वनस्पति रहता है या जो जंतु रहते हैं, ये इनका जो आकार है वह काफ़ी छोटा छोटा आकार में देखने को मिलते हैं। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। अब जब छोटे छोटे जीव यहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं तो उन छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए छोटे छोटे उपकरण की आवश्यकता होगी और इन्हीं छोटे छोटे उपकरणों के आधार पर इसको हम देखेंगे कि माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए छोटे छोटे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं उपकरणों के आधार पर यहाँ पर प्रक्षेपास्त्र तकनीक, अर्थात जिसको फेंक करके मारा जाए, उस तकनीक का विकास होता है और धीरे धीरे प्रक्षेपास्त्र तकनीक आगे चल करके तीर कमान या वाहनास्त्र, जिसको एरो हेडेड बोलते हैं, उसका विकास हो जाता है। तो आज के बाद अगर सवाल यहाँ से भी पूछते हैं तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कौन से काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। तीर कमान या वाहनास्त्र का विकास किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा अगर यहाँ बात करें जनक के रूप में तो सबसे पहले कार्लाइल, हालांकि इससे पहले देखा जाए तो जॉन इवांस महोदय को मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक खोज का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। मतलब खोजों का शुरू करने का श्रेय 1866 ईस्वी में उन्होंने सिंध के कुछ क्षेत्रों में पूरा मध्य पाषाण कालीन स्थलों एवं उनसे जुड़े हुए उपकरणों को ढूंढा था। लेकिन अगर जनक के रूप में पूछें तो सर्वप्रथम कार्लाइल महोदय, जो कि 1867 ईस्वी में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में खुदाई करवाया और उन खुदाई में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए।
किसने करवाया? कार्लाइल। और कार्लाइल को किसका जनक बोलते हैं? तो मध्य पाषाण काल का जनक किनको बोलेंगे? तो कार्लाइल को। इन्होंने कहाँ पर खुदाई करवाया? तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। कब करवाया? 1867 AD में। अब यहाँ पर जो लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं तो इन उपकरणों की कुछ विशेषताएं रहती हैं। क्या है? तो ये जो उपकरण यहाँ पर प्राप्त होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक के ही होते हैं। और इन्हीं 1 से 8 सेंटीमीटर होने के कारण इसको देखा जाए, मतलब लघु पाषाण उपकरणों की प्रधानता के कारण इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया। अर्थात आज के बाद अगर सवाल पूछे कि माइक्रोलिथिक एज के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए मध्य पाषाण काल को। अब तो उपकरण हमने देख लिया कि कौन से किस प्रकार के थे, तो 1 से 8 सेंटीमीटर तक के थे। इसके अलावा हमने जो देखा था कि पूरा पाषाण काल में जेम चर्च थे, उसके अलावा जेस्पर थे, चट थे, फ्लिंट थे, उनके उपकरण बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो उपकरण बनाने के पदार्थ हैं कुछ बदल जाते हैं। हालांकि वो सब भी चल रहे हैं, लेकिन प्रधानता किसकी हो जाती है? तो प्रधानता हो जाती है कर्नेलियस की, स्फटक की, या स्फटिक इसी को बोलते हैं, क्वार्जाइट जिसको चकमक पत्थर भी बोला जाता है। इसके अलावा क्लासिडोनी की, क्लासिडोनी के अलावा देखें तो ऑर्गेट पत्थर आता है। तो यहाँ पर उपकरण बनाने के पदार्थ कौन कौन से? तो कार्नेलियस थे, स्फटिक थे, क्लासिडोनी थे और ऑर्गेट पत्थर थे। लेकिन सवाल यहाँ से नहीं आते हैं। सवाल कहाँ से पूछेंगे? तो ये हड्डी एवं सिंह से। इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल में भी जो पत्थर से औजार बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं, यहाँ पर भी इनकी प्रधानता होती है। लेकिन जो मुख्य प्रधानता रहती है वो क्या रहती है? तो हड्डी एवं सिंह से निर्मित। सबसे पहले हड्डी एवं सिंह से निर्मित उपकरण कहाँ बने थे? तो मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए हड्डी एवं सिंह से जो उपकरण बने थे उनका आकार कैसा था? तो पूरा पाषाण काल में हमने देखा था कि जो उपकरण के आकार थे तो वो चौपर, चापिंग ऐसे करके थे, बिदारनी, तक्षनी, उसके अलावा देखिए तो बेधनी, ये सारे उपकरण हमारे पूरा पाषाण काल में थे। यहाँ भी हैं, लेकिन उनके अलावा प्रधानता किसकी हो जाती है? तो त्रिभुजाकार, समलंबाकार, नौचंद्राकार। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जीव जंतुओं का जो उदय हुआ है उनका आकार छोटा है और उनको मारने के लिए कैसा चाहिए? छोटे छोटे पत्थर चाहिए या छोटे छोटे नुकीले पदार्थ चाहिए। क्योंकि पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल में कहीं पर पहाड़ों पर छुप जाते थे। और जो हमने कोर और फलक संस्कृति पढ़ा था तो उसमें जो बड़े बड़े गोल पत्थर रहते थे जिनको पेबुल या गुलास बोलते थे, तो वो पत्थर छुपे रहते थे पहाड़ों पर। नीचे से जानवर गुजरते थे तो उनको धक्का दे देते थे और उनसे जानवर दब के मर जाते थे और उनको वो भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ कुछ बदलती हैं। छोटे जानवरों को मारने के लिए प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो जाता है, वनाग्र का तीर कमान का विकास हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ के जो उपकरण के आकार हैं वो छोटे छोटे एवं तीक्ष्ण रहते हैं। और कौन कौन से रहते हैं? तो त्रिभुजाकार, समलंबाकार, नौचंद्राकार। ये प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए कौन से काल के हैं तो मध्य पाषाण काल के हैं। तो ये जो आप त्रिभुजाकार देख रहे हैं इसमें जो 3 फलक हैं, इसके त्रिभुज के 3 जो आधार हैं ये सारे तीक्ष्ण और नुकीले रहते थे। इससे क्या होता था कि अगर चला के मारा जाए तो कोई ना कोई सीधा छोटे जानवर पे जाके लगेगा और वो उसका शिकार बनेगा। इसी प्रकार इसके देखें तो इसमें भी वही हालत है। इसके सारे चारों जो कोने हैं नुकीले हैं इन सब के। तो अर्थात यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे उपकरणों की प्रधानता बढ़ जाती है और यही कारण इसको माइक्रोलिथिक एज बोलते हैं। छोटे छोटे जीव आ जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारा तो मध्य पाषाण काल में देखें तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो मध्यकालीन प्रमुख स्थल से। तो आइए कुछ जो प्रमुख अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ करके, मतलब उस समय का जो भारत था उसको छोड़ करके देखा जाए तो लगभग सारे जगहों से कुछ ना कुछ उपकरण, कुछ नरकंकाल ये सब प्राप्त हुए हैं। लेकिन उनमें से जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको हम अभी एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल। अगर देखा जाए तो इस पूर्वी भारत को छोड़ करके लगभग सारे प्रायद्वीपीय भारत में
कुछ न कुछ मध्य पाषाण कालीन प्रमुख उपकरण या नरकंकाल जो भी वस्तुएं पुरातत्व रहे हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको हम थोड़ा सा मैप पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए अगर, तो जो सबसे ज़्यादा मिला है वो हमारा यूपी के क्षेत्र से, इस क्षेत्र से सबसे जो महत्वपूर्ण नरकंकाल हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तो इस यूपी वाले क्षेत्र में एक जगह है प्रतापगढ़ जगह से। इस प्रतापगढ़ जिले के नज़दीक 3 स्थल हैं, सरायनहर, महदहा एवं दमदमा। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ मध्य प्रदेश के निकट आजमगढ़ से भी कुछ हमें पुरातात्विक कुछ वस्तुएं मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र में अगर देखें तो बागौर है, साथर है। इसके अलावा ये जो गुजरात वाला हमारे एरिया है तो यहाँ लंगनाज है, लंगनाज से भी नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद अगर देखें इधर कर्नाटक वाला क्षेत्र, तो कर्नाटक वाला क्षेत्र से देखें तो ये जलालहली एक जगह है, वहाँ से भी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो ये लगभग यूपी का प्रतापगढ़, मतलब अगर महत्वपूर्ण ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी का जो प्रतापगढ़ जिले के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, इन स्थानों से कुछ महत्वपूर्ण नरकंकाल एवं उपकरण या गर्तावास मिले हैं। तो हम उन्हीं को एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो यूपी में एक यहाँ विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत के नीचे दक्षिणी यूपी के पास 3 स्थान और हैं। वो कौन से हैं? 3 स्थान, तो मोरहाना पहाड़, लेखैया एवं बगलीखोर, इन 3 स्थानों से भी कुछ प्राप्त हुए। तो उन्हीं का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, एक टेबलेटेड फॉर्म में देखेंगे। तो सबसे पहले यूपी का जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण है सरायनहर। सरायनहर से क्या क्या प्राप्त हुए हैं अगर देखें तो सरायनहर से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 37 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। ये जो 37 नरकंकाल है वो छत बिछत अवस्था में है और टूटे फूटे अवस्था में है। और इस टूटे फूटे अवस्था में होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि या तो यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ था, या यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो सामूहिक नरसंहार हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर जो 37 नरकंकाल मिले हुए हैं, तो ये जो नरकंकाल है इनको जो दफनाया गया है वो एक अंडाकार कब्र में दफनाया गया है। और एक कब्र में 4 नरकंकाल एक साथ दफन है। इस जो अंडाकार कब्र है इसमें 4 नरकंकाल एक साथ दफन है। और ये जो नरकंकाल दफन है, इनके जो सर है वो पश्चिम दिशा में और जो पैर हैं वो पूर्व दिशा की तरफ है। और ये जो कब्र दफनाया हुआ है वो मुख्य रूप से आवास के अंदर ही, जो मैंने पहले बताया था कि आंशिक सौदाह किया हुआ है, आंशिक जो दफनाया हुआ है, अर्थात छिछला जमीन के पूरे नीचे, पूरे अंदर गड्ढा खोद के नहीं दफनाया गया है, मतलब जमीन के ऊपर भाग में ही, और जहाँ पे वो रहते थे जिस आवास में, वहीं पर दफनाया गया है। तो ये आवास के अंदर कम गहराई में, अर्थात आंशिक रूप से दफनाया गया है। इसके अलावा सरायनहर से देखें तो 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और इन 8 गर्त चूल्हों से तात्पर्य यह है कि जमीन के नीचे वो जो चूल्हे हैं जमीन के नीचे हैं। तो ये जो 8 गर्त चूल्हे हैं उनमें जले हुए हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। और जले हुए हड्डी के साक्ष्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो मांस को भूंज करके या पका करके खाना प्रारंभ किए थे। और आग का व्यापक प्रयोग यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 8 गर्त चूल्हे जब एक साथ रहते हैं तो उनका सामूहिक रूप से निवास करने की भी जो हमारी उसका दशा है वो दिखाई देती है। सरायनहर से मिले हुए ये 37 नरकंकाल के अलावा जो 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, तो उनसे देखें तो आग का व्यापक प्रयोग होता है और सामूहिक रूप से निवास। इसके अलावा स्तंभ गर्त भी मिले हैं। स्तंभ गर्त क्या होता है? तो स्तंभ गर्तावास, जैसे स्तंभ गर्तावास की बात करें तो स्तंभ गर्तावास एक कुएं नुमा आकृति होती है, अर्थात जमीन के अंदर कुएं खोद करके रहने की जो प्रक्रिया है उसको गर्तावास कहते हैं। और उस कुएं के चारों तरफ एक छोटे छोटे गड्ढे खोद करके उस गड्ढे में लकड़ियां या बांस डाल करके उसके ऊपर से तूफान, हवा, बारिश से बचने के लिए जो ऊपर से घास फूस डाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्तंभ गर्त। अर्थात जो कुएं के अगल बगल जितने भी स्तंभ लगे हुए हैं, वो जो स्तंभ हैं उनको स्तंभ गर्त बोलेंगे, जिसके सहारे वो टिके हुए हैं। तो वहाँ से स्तंभ गर्त भी मिले हैं। तो सरायनहर से क्या क्या मिला है? तो 37 नरकंकाल जो कि पूरे
टूटे फूटे छत बिछत अवस्था में है। इसके अलावा जो कब्रें हैं वहाँ पर आवास से कम गहराई में दफनाए हुए हैं और उनके जो सिर है पश्चिम की तरफ और पैर है पूर्व की तरफ, और एक कब्र में 4 मानव नरकंकाल एक साथ दफन है। इसके अलावा दूसरा जो स्थान है वो है हमारा यूपी के प्रतापगढ़ जिले के नज़दीक, वो है महदाह। महदाह में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मृग सिंह के अर्थात हिरण के सिंह के छल्ले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हड्डी के उपकरण एवं आभूषण भी मिले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ युगल समाधान। तो आपको 2 सवाल यहीं मिल गए, 37 नरकंकाल तो सराय नहर, और युगल समाधान तो महदाह। युगल समाधान के अलावा स्तंभ गर्त एवं गर्त चूल्हे, ये जो स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे हैं लगभग सारे मध्यपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं। क्या? तो स्तंभ गर्त एवं गर्त चूल्हे, क्योंकि ये जो स्तंभ गर्त है वो उनके रहने के निवास स्थान थे और जहाँ वो रहते थे तो चूल्हे जरूर होंगे। तो इसके बाद हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है यूपी में, वो है प्रतापगढ़ के नज़दीक, वो है दमदमा। और दमदमा से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है 41 नरकंकाल। तो 41 नरकंकाल कहाँ से मिला है? दमदमा से। और इस 41 नरकंकाल में अगर देखें तो एक कब्र में, देखिए 41 नरकंकाल है और 41 नरकंकाल में अगर डिवाइड करें तो एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफन है, ऐसा साक्ष्य मिला है। उसके अलावा 5 कब्र में युगल समाधान है और 35 कब्र में एकल समाधान है। तो आज के बाद पूछे कि दमदमा से क्या मिला है, तो 41 नरकंकाल, जिसमें एक कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफन है, 5 कब्र में युगल समाधान है और 35 कब्र में एकल समाधान है। उसके बाद हम यूपी की बात करें तो यूपी की ये जो विंध्य पर्वत वाला क्षेत्र है, इधर 3 प्रमुख स्थान है। वो कौन कौन से हैं? तो हमारा मुरहाना पहाड़, लेखैया और बगलीखोर। तो ये जो विंध्य पर्वत क्षेत्र अर्थात दक्षिणी यूपी के नज़दीक और विंध्य पर्वत से सटे हुए क्षेत्र रहेंगे। तो ये जो मुरहाना पहाड़ है और बगलीखोर है, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। और लेखैया जो है, तो लेखैया से 17 नरकंकाल मिले हैं, जो कि लगभग पूर्ण अवस्था में है, अर्थात पूरे के पूरे हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो स्थान है एमपी का आदमगढ़। तो यहाँ पे देखिए एमपी के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि आप पूरा पाषाण काल जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि जो मानव नर ये खोपड़ी मिली है होशंगाबाद जिले में हथनौरा में जो स्थित है, तो वहाँ से एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ से जो मिला है पूरा पाषाण कालीन सबसे भारत में जो पहली बार कंकाल या जो खोपड़ी मिली थी, तो वो एक खोपड़ी के रूप में मिली थी, ना कि पूरे मानव कंकाल के रूप में। मानव कंकाल नर कंकाल के रूप में सबसे सर्वप्रथम कहाँ से मिलना प्रारंभ हुई भारत में, तो वो मध्य पाषाण काल से शुरू होती हैं, जो कि एक नर कंकाल या मानव नर कंकाल के रूप में जो सबसे ज़्यादा नर कंकाल मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ से केवल एक खोपड़ी मिला था जो कि एक मानव का खोपड़ी था। तो एमपी के आदमगढ़, ये भी होशंगाबाद जिले में है आदमगढ़, और यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 जिले हैं, बागौर और साथर। तो बागौर से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन स्थल में कहाँ से मिले हैं, तो बागौर से और एमपी के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथर से देखें, राजस्थान के जो साथर है, तो वहाँ से प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य। तो आज के बाद पूछे प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो राजस्थान के साथर से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। उसके अलावा जो हमारा अगला आता है वो है गुजरात। गुजरात में यहाँ पे देखिएगा तो एक लंघनाच स्थल है। इस लंघनाच से 14 नर कंकाल मिले हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, हम दोबारा रिवीजन करेंगे कि नर कंकाल की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए बोलते हैं कि नर कंकालों की ये जो सबसे ज़्यादा मतलब मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल से मिले हैं। तो अगर देखें तो 14 नर कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो गुजरात के लंघनाच से। इसके अलावा 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं, कहाँ से, लंघनाच से। और कुछ लघु पाषाण उपकरण भी गुजरात के लंघनाच से मिले हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें जिसमें अगर देखा जाए तो लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक का जिला है जलालहली से कुछ लघु। इसके अलावा तमिलनाडु का
तिरुवल्ली जिला है और आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। इन स्थानों से कुछ लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ये तीन स्थान यहाँ का दे देगा और एक स्थान पूरा पाषाण काल का देगा, तो आप वहाँ पर एक को छांट सकते हैं या सही ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कंकालों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो एक बार रिवीजन अगर करें तो 37 नर कंकाल कहाँ से मिले, तो सराय नहर से। अगर युगल सावधान कहाँ से मिले, तो महदाह से। 41 नर कंकाल तो दमदमा से। इसके अलावा 14 नर कंकाल तो लंगनाथ से, और लेखैया से कितने, तो 17 नर कंकाल। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो मोटा मोटी ये मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण 5-6 स्थल हैं जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो भी हमने तथ्य देखे, जो कुछ कॉन्सेप्ट थे वो थे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा दोस्तों वो रहेगा नवपाषाण काल, और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से उसको एक क्रांति का काल कहा गया है, और वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार उपकरण धीरे धीरे बदल करके चकमक उपकरण आ जाते हैं, पॉलिशदार। इधर के मध्य पाषाण और पूरा पाषाण के तुलना में देखिएगा तो और ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं। कृषि की शुरुआत हो जाती है, पशुपालन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगता है। उसके अलावा धीरे धीरे करके गाँवों का विकास होता है। उसके बाद गांव का विकास होने से स्थायित्व आ जाएगा, मृदभांड का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वो एक क्रांति का काल रहेगा, जिसमें धीरे धीरे करके मनुष्य अपना विकास की हर एक सीमा को आगे पार करता हुआ जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा ताम्रपाषाण युग। तो एक एक वीडियो करके हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो हम नवपाषाण काल देखेंगे, और उसके अंतर्गत जो उसके विभिन्न तथ्य हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें।